यार, चलो यार, चलो चलो, उठो उठो, मेरी जैकेट। हाँ, ये कहाँ? चलो भाई, गांव घुमा के लाता हूँ। बढ़िया। कौन से गांव? खबर गांव घुमा के लाता हूँ, बतकही करेंगे। क्या? हाँ, चलिए। ओ, बतकही। बहुत स्वागत है दोस्तों आपका फ्लैटमेट्स की बतकही में। हम लिटरेचर डिस्कस करेंगे। हम 3 लोग हैं और आज हम बात करेंगे प्रेमचंद। अरे नमवा तो पूछी नहीं। ब्लैक डेविल। अच्छा, आपका नाम? ओके, चातक। अच्छा, चातक। शिवम। चातक और शिवम हमारे साथ हैं। मैं तरुण हूँ। इंट्रोडक्शन देंगे क्या? ठीक है, कोई बात ये नहीं। तरुण है और हम लोग इनके साथ नहीं है, हम तीनों लोग एक दूसरे के साथ हैं। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है, प्रेमचंद अगर पॉडकास्ट बनाते आज के टाइम पे तो क्या नाम रखते हो उसका? 3 बैलों की कथा। या फिर प्रेमचंद एक्सप्रेस, प्रेमचंद जंक्शन। जंक्शन पे बात नहीं करेंगे। प्रेमचंद आज के समय, जैसे जेनजी हम देख रहे हैं, जेनजी 5 हो रहा है हर एक चीज। प्रेमचंद अगर आज के समय में होते और एक जेनजी लेखक होते तो उनकी किताबों के नाम किस तरीके से देखते हैं आप? कैसे होते हैं? जैसे गोदान का हो सकता है, गोटेड दान हो जाता। Who knows? या गाय गिफ्ट योजना। ओके, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है आज के राइटरों को लेके, क्योंकि अगर वो लिखा जाता तो हालिया बालिया बात है कि वो एक राइटर ही लिखता। और जितना मैंने ऑब्जर्व करा है आज के राइटरों को, तो आज के जो थीम्स, मतलब जो उनके टाइटल्स होते हैं, वो एक शब्द पे ना जाके वो एक सेंटेंस पे जाते हैं, जो उसका कोर इमोशन या उसके कोर थीम पर बात करते हो। तो आई थिंक गोदान का अगर होता या मैं ही एज ए जेनजी राइटर उस चीज़ को लिखता तो उसका मैं टाइटल रखता कि मृत्यु तक का कर्जा, ये रखता। ये तो आपने सेंस बना दिया यार। नहीं, सही बात अच्छी है। बात है। नहीं, सही बात है। अगला क्या था? निर्मला पे क्या होता? निर्मला पे मुझे लगता है कि गलत फहमी के अराउंड चीजें हो रही हैं, कि मतलब ऑब्वियसली दहेज पे बात हो रही है, बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि जो जंक्शन या एक्सप्रेस, अगर मैं उस वे में देखूं तो गलत फहमी एक्सप्रेस करके हम कुछ बना सकते हैं। बिल्कुल। मेरे को लगता है शी डिजर्व्ड बेटर। निर्मला डिजर्व्ड बेटर और अगर लग जाता ना तो ओके, तो वो आज के समय में टाइटल है और- कि शी डिजर्व बेटर। हाँ। ओके, तो मैं अगर निर्मला का लिखता तो एज मैं अपने पोइटिकल के साइड से लिखता तो मैं लगता कि एक क्षणिक सुख की बेरा, मैं इसका ये थीम रखता। जैसे मतलब जब मैं सोच भी रहा था, निर्मला के बारे में पढ़ भी रहा था, तो हर स्त्री की कहानी मुझे लगी वो। और वो फिर मुझे लगा वो टाइटल बड़ा जेनरिक सा है, बट है कि हर स्त्री की कहानी। हाँ, मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि चरित्र प्रधान कहानियां होती हैं, वातावरण प्रधान कहानियां होती हैं। उपन्यासों में भी वैसा देखें तो वो एक चरित्र के नाम पर रख देते हैं, अमूमन ऐसा करते हैं। आई थिंक जब उपन्यास की वो डेफिनेशन भी लिखते हैं तो वो मतलब नॉट कैरेक्टर वाला चरित्र, बट वो किसी भी चीज़ का लेकर वो पूरा उसको उसका व्याख्या पूरी करते हैं। और उसमें मोस्टली हम लोगों को जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके चरित्र को पूरा ही वो डिफाइन करा जाता है जब उपन्यासों की बात करते, कहानी से ऊपर उठ के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। ईदगाह का क्या नाम होता? ईदगाह का मैं तो मासूम रखता, एक छोटा सा शब्द मासूम मेरे लिए काफी है। मैं उसका नाम रखता ईदगाह का डब्लू डील। क्या? डब्लू डील। हाँ, ये मतलब जेनजी टर्म है। डब्लू मतलब कि विन। अच्छा। हाँ, और डील मतलब डील। मुझे लगता है कि मेरा थॉट आया था कि दादी की ईदी, मतलब सब मुझे वो लगता है कि उसने खुद दादी को ईदी दी। हाँ, उसने दादी से ईदी लेके दादी को ईदी दी। और अगला टाइटल आई थिंक कफन। और इस पे बात कर रहे हैं हम ईदगाह पे, तो मुझे वो मीम याद आता है। हामिद, आज का हामिद होता तो उसमें एक मीम है कि एक बच्चा जो है वो किसी मेले में है और किसी फीमेल डांसर को डांस करते हुए देख रहा है। तो आज का हामिद चिमटा नहीं खरीदता, इतना तो मुझे विश्वास है। 5 पैसे से परमिला डांस देखता। हो सकता है हामिद 3 पैसे 3 लोगों को उधार देता, फिर 3 से 3 बोलता, 3 और को दो, तो इस तरीके से कुछ। आई थिंक वो अगर 2020 का टाइम लॉकडाउन का होता तो जरूर वो करता, क्योंकि उस टाइम सबने करा। तो एक तो प्रेमचंद के आर्क को देखना भी अच्छा है कि जैसे कहानियों में क्या हो रहा था, आदर्श की कहानियां लिखी जा रही थी। आदर्श क्या होता है कि मैंने बोला अरे भाई सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करो, ये वो।
आदर्शोन्मुख यथार्थवाद एक बीच की स्थिति है कि जो बीच का है, और यथार्थ है ये कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन सब इज्जत डिजर्व नहीं करते। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि किसी भी तरह से आपको लगता है कि इसकी मैं इज्जत नहीं कर सकता तो उसकी मत करो, ये यथार्थ है। तो प्रेमचंद ने कहानी को आदर्श से लाकर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर लाया और अंत में कफन के माध्यम से पूर्णतः यथार्थ, चरम यथार्थ पर ले गए। मेरी तरफ क्यों देख रहे दोनों लोग? नहीं, तो वो जब कफन के बारे में मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि उसमें ये भी छाप दिखती है कि कफन में गांधीवादी सोच उनकी नहीं दिखती है। हाँ, ये उसमें मैंने पढ़ा था उनके बारे में जो भी समरी लिखी थी। और कैसे ये जो एक वो जो आदर्शवाद की बात कही ना तुमने कि कैसे हर चीज जहाँ निर्मला में भी या अलग कहानियों में भी देखो तो एक यूरेका मोमेंट होता है कैरेक्टर्स को कि अब मैं इस मोरालिटी पे काम करूंगा। अब ये तो वो है ना, ये हमेशा रहा है प्रेमचंद की कहानियों में कि एक थॉट आता है कि बिल्कुल बिल्कुल अब मुझे इस तरह से चलना है, ये मेरा कर्म है। बिल्कुल, सबसे बड़ा उदाहरण बड़े घर की बेटी है। बड़े घर की बेटी में आनंदी है, श्रीकंठ है, और एक उसका भाई है, उसका नाम लाल बहादुर शायद है, लाल बिहारी उसका नाम है। तो बड़े घर की बेटी में यही है कि वो बड़े घर से आई है तो लोग एक तरह से उसको देखते हैं कि ये तो कभी मतलब अच्छे से यहाँ पे सेटल हो ही नहीं सकती वगैरह वगैरह। और उसकी जब कुछ एक बातों की वजह से लड़ाई होने लगती है घर में तो सब वो कहना शुरू कर देते हैं कि ये बड़े घर की बेटी थी, ये क्या ही रहेगी। तो वो उसका हृदय परिवर्तन होता है और चीजें बदलती हैं। हृदय परिवर्तन हृदय परिवर्तन वाली चीज है, और ये बहुत सारी कहानियों में प्रेमचंद की रानी। और इसको अगर यथार्थ से जोड़ा जाए तो मुझे भी ये लगता है कि हर इंसान भले मतलब वो कैसा भी रहे तो वो हमेशा ये चाहता है कि वो भले हर इंसान की मोरालिटी पे ना खरा उतर पाए, बट वो अपने आप को एक आदर्शवादी दिखाना चाहता है और आदर्शवादी रखना चाहता है चीज़ों को। तो वो अपने उस प्रोसेस में आदर्शवादी रखने में वो कई बार जो है अपना हृदय परिवर्तन करता है। और हृदय परिवर्तन के साथ वो ये भी दिखाते हैं कि यथार्थवाद में रेग्रेट होना। अब जैसे क्या नाम, आई थिंक हृदय परिवर्तन के लिए ज़रूरी भी है कि आपको किसी चीज़ का रेग्रेट हो। जैसे कि अगर हम लोग निर्मला की बात करें तो जब क्या नाम मनसा राम की मौत हो जाती है, जो सबसे बड़ा आई थिंक मनसा राम ही है। तो क्या नाम उसके अंदर कि जो तोता राम है उसके अंदर भी एक रेग्रेट आता है और फिर वो अपने आप को बदलने लगता है। और क्या नाम उनकी जो बहन होती है तोता राम की, उनके अंदर भी एक आता है, थोड़ा सा रेग्रेट होता है। और उनको फिर बाद में एक इन लास्ट तक वो है, वो जो निर्मला को पहले बहुत ज़्यादा भला बुरा कहती थी और वो था, और लास्ट में जाते जाते वो उसके बहुत ज़्यादा साथ हो जाती हैं और वो होता है। और आई थिंक वहाँ पे अगर कोई रियल लाइफ भी होगा तो अगर कोई इंसान है, कोई जानवर नहीं है, तो वो भी उस साइड वैसा ही करेगा। मतलब इसमें मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे नमक का दरोगा है तो उसमें उसका वो जो ठेकेदार होता है तो उसका हृदय परिवर्तन होता है कि उसके यहाँ मतलब उसने दरोगा ने छापेमारी की, मतलब जेल भिजवाया, लेकिन आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हृदय परिवर्तन नहीं होगा। आज के समय में जैसे बिहार में कोई जर्नलिस्ट कोई बताता है कि ये सड़क खराब है, मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो उसको मार दिया जाता है ठेकेदार द्वारा, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के समय में ऐसा आइडियलिस्ट, मतलब वो आइडियलिस्ट एक वर्ड सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली मैं यही अगर उसी को बात बढ़ाते हुए जो मैं पहले ही बोल रहा था उसको और ज़्यादा क्लियरली पुश करते हुए कि इट्स लाइक अगर मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक कैरेक्टर भी हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक आइडियलिस्ट दिखाना चाहूँगा। हालांकि जैसे वो आइडियलिज्म मेरे अंदर होगा नहीं, आदर्शवाद मेरे अंदर है नहीं, बट मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं आदर्शवादी हूँ, मैं आपकी मोरालिटी पे मतलब उतरना चाहता हूँ। इसको हम उस सेंस में देखें कि ये हमें मतलब थिएटर में बताया जाता है कि कैसे अगर आप एंटागनिस्ट भी प्ले कर रहे हैं, विलन भी प्ले कर रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग में मानना है कि यू आर द बेस्ट। आप नहीं मान सकते हैं कि मैं खराब हूँ। जिस दिन आपने मान लिया कि आप खराब है तो खत्म ही है फिर। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं आप देखें एक नायक में और खलनायक
में, प्रोटैगनिस्ट में और एंटैगनिस्ट में जो मुख्य अंतर है वो नैतिकता का ही होता है। क्योंकि वो तो फिल्मों ने हमारी ऐसी छवि बना दी कि ये ऐसा है, ये काले कपड़े पहनेगा, खलनायक है, ये नायक है, ये वाइट शर्ट्स जितेंद्र हाय लेकिन की एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन दोनों बराबर होते हैं, दोनों शक्तिशाली होते हैं, तभी एंड तक चलता है, नहीं तो बीच में ही खत्म हो जाए। दोनों शक्तिशाली हैं, लेकिन अंतर जो है वो नैतिकता का है कि एक व्यक्ति नैतिक है, वह नायक है, जो अनैतिक है वह खलनायक है। यार प्रेमचंद अगर इंस्टाग्राम पे हो तो उनके कितने फॉलोअर्स होते, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है बहुत कम होते। फॉलोअर्स। हाँ, देखो अभी सॉरी मैं काट रहा हूँ, गीत चतुर्वेदी का आपने मैं बहुत मेरे बहुत पसंदीदा लेखक हैं, ठीक लगते हैं। मेरे बहुत फेवरेट हो आप गीत जी। तो उनके बहुत कम फॉलोअर हैं, मतलब आई थिंक 75,000, इतना अच्छा लेखक। और आज के समय में ऑडियंस क्या देखना चाहती है? नंबर तो पूछे नहीं कि आपका नंबर तो पूछे नहीं कि आपका। नहीं, वो ऑडियंस जो है अगर लिटरेचर से रिलेट करके भी देखा जाए तो व्यूज किस पे आएंगे? वो उनका रामधारी सिंह बिल्डर के मकान पे कब्जा कर लिया है, और माइनस से देखा होगा ऑडियंस ने कि और माइनस से एक व्यक्ति बैठ गया था। नहीं, ये अगले एपिसोड का इसमें नहीं। और मेरा ये मानना है कि कम फॉलोवर्स रहते, जैसे उनके लास्ट टाइम की ही अगर बात करी जाए कि जब वो उनकी मृत्यु हो गई थी, लम्ही तक खबर पहुंचा दी गई थी और शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तो 20 से 25 लोग ही उनकी अंतिम यात्रा में आए थे। तो जब जा रहे थे मणिकर्णिका घाट पे तो किसी ने पूछा के रहेल, तो दूसरा बोला कोई मास्टर हता। तो आप सोच सकते हैं कि जिसके लिए रविन्द्रनाथ जी बोल रहे हैं कि आज एक रत्न खो दिया है, और उन्हीं के शहर के लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रेमचंद नहीं, उपन्यास सम्राट नहीं, कौन गया? कोई मास्टर हता। तो वही बात होती कि शायद कम फॉलोअर्स होते क्योंकि आज ना पढ़ा जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मुझे नहीं पता उस बारे में, बट मेरा ऐसा सोचना है कि हो सकता है जब प्रेमचंद लिख रहे हो तो उनको जनमानस उतना ना पढ़ा हो सकता है जनमानस ने उतना नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता है पढ़ने वालों ने ही उतना पढ़ा होगा। हालांकि ये अभी मेरा सोचना है। जैसे तुमने अभी बोला ना, तो अभी बशीर साहब का इंतकाल हुआ तो वीडियो आई, कितने लोग? 20 से 25 लोग। बशीर मैं बोल रहा हूँ बैठा हो यहाँ, मैं भी नहीं जा पाया, मैं भी प्रशंसक हूँ, लेकिन एक वही बात है कि धरातल पे कितनी उनकी पहुंच। जिनके लिए कहा जाता है कि आखिरी गजल के बचे हुए इंसान है, जावेद अख्तर ने कहा था कि उन्हें गजल का आदमी मानता हूँ। तो उनके पे अगर 4-5 और गजलकार चले जाते हैं, अगर 4-5 गजलकार ही नहीं है मुट्ठी भर के, तो मेरे लिए तो ये काफी खराब चीज है। मेरा मानना है इस पे काफी डिबेट है। प्रेमचंद की विदाई में कितने लोग थे कितने नहीं थे जब उनको ले जा रहे थे। मैं एक किताब पढ़ रहा था, प्रेमचंद और उनका युग किताब का नाम है, रामविलास शर्मा एक आलोचक है, उन्होंने लिखी है। उसमें यह था कि जो 4 हाथ होते हैं उसमें से एक हाथ जयशंकर प्रसाद का भी था, ये चीज। और दूसरी चीज व्योमेश शुक्ल एक साहित्यकार है, उन्होंने बताई थी कि उनकी जब प्रेमचंद जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, मणिकर्णिका घाट जा रहे थे, तो उसमें पर्याप्त भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, ऐसा उन्होंने कहा है। डिबेट है इस चीज पे कि क्या है। आई थिंक ये वाली जो बात है, ये के रहीला मास्टर वाली, ये अमृत राय जी की कलम के सिपाही का है। अच्छा। हाँ, अच्छा ओके, तब तो फिर हाँ, उन्हीं के अमृत राय ही लिखते हैं, अमृत राय उनके बेटे हैं अमृत राय, और वही लिखते हैं। और मैं पहले पढ़ा था कलम का सिपाही, और अभी कल ही परसों मैंने एक पोस्ट भी देखी थी, तो उसमें उस लास्ट सीन का मैंने देखा। तो वो वही कहते हैं कि वो लास्ट सीन बहुत अच्छे से डिबेट करा गया है कि वो सुबह के 7:30 के आसपास बजे थे, और वो मंजन करने के लिए उठे थे, मट्टी उठा के, ढेला उठा के वो मंजन करते हैं। वो मुंह में पानी नहीं डाल पाते हैं, वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, और उसके बाद वो डायरेक्ट ही सीधे बताया जाता है कि लम्ही तक खबर पहुंचा दी जाती है। 11-11:30 बजे तक क्या नाम लोग मतलब जो अंतिम यात्रा थी वो जा रही थी, जिसमें 20-25 लोग होते हैं,
और फिर वो कहते हैं कि वो के रहेल भाई मास्टर वाला वो बताते हैं। उसके बाद लास्ट लाइन होती है कि रविन्द्रनाथ जी ने कहा कि एक रत्न खो दिया है। तो ये उनके बेटे ने लिखा था और उनकी बायोग्राफी में अमृत राय ने, कलम का सिपाही। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग प्रेमचंद को फॉलो करते हैं तो आपको उनकी कलम का सिपाही पढ़नी चाहिए। और प्रेमचंद की आई थिंक ऑटोबायोग्राफी भी है, प्रेमचंद घर में। वो शिवरानी वाइफ ने लिखा वाइफ है। ने लिखी है, ओके, शिवरानी वो देवी उनकी वाइफ ने हाँ, लिखी कि है। मतलब कि हाउ शी सॉ हाँ, प्रेमचंद उनकी नजर में प्रेमचंद कैसे घर थे। में। ओके, मेरी गरीबी से डेट पर ना जाने की असमर्थता के कारण मुझे एक जो सवाल है कि प्रेमचंद जी क्यों गरीब रह गए थे। तो अभी इस पे बात करते हैं कि प्रेमचंद जी क्यों गरीब रह गए थे। क्यों रह गए थे? मुझे क्या पता मुझे क्या पता नहीं, मतलब मुझे जो थोड़ा बहुत ही ज्ञान है तो उसमें था कि उन्होंने प्रेस चालू किया था जो आई थिंक 1930 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी के आसपास 1-2 साल। फिर 2 साल चला, फिर चल नहीं पाया। और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, इंस्पेक्टर वाली, वो टीचर थे, इन्विजिलेटर आई थिंक, बिकॉज सविनय अवज्ञा मूवमेंट में गांधी जी ने बोला था कि आप मतलब डिसोबीडियंस आप कर दो। उसके बाद उनका घर नहीं चल पा रहा था, बहुत सारी चीजें। वो बॉम्बे भी गए थे 1 साल। फिल्मों की स्क्रिप्ट उससे जुड़ी एक चीज है। एक फिल्म लिखी थी उन्होंने, मजदूर। हाँ, मजदूर लिखी थी 1932 या समथिंग ऐसा कुछ। हाँ, इससे मुझे 2 चीजें याद आ रही हैं। एक तो कि उन्होंने जब बॉम्बे वो गए थे, मुंबई, तो तब बॉम्बे जो था, तो उन्होंने जैनेंद्र को पत्र लिखा था कि मेरे से यहाँ नहीं रहा जा रहा है, ये मेरे टाइप की जगह नहीं है। उनके वो मीम याद है कि भाई मैं फंस गया हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो। मतलब लेजिट उनको वैसा लगा कि क्योंकि नहीं है, मतलब सबको नहीं, कंक्रीट जंगल सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों को अपना घर पसंद आता है। और वो खैर वो उनके लेखन में भी साफ हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है वो जो पत्रिका की आपने बात की, हंस की, तो हंस उन्होंने शुरू की और आज भी चल ही रही है हंस, आज भी चल रही है हंस। लेकिन उसमें दोबारा से जो शुरू किया वो राजेंद्र यादव, अभी उनकी बेटी चला रही है। हाँ है, नहीं, वो मैंने पढ़ा था शायद। अच्छा, मतलब बेटी नहीं इस समय नहीं, उनके देहांत के बाद उनकी बेटी ने चलाया। अच्छा, इस समय पता नहीं कौन चला। अच्छा, हाँ, मतलब इस समय तो मैं उतना नहीं जानता हंस के बारे में। लेकिन बीच में बहुत एक पीक आया था हंस पत्रिका, कुछ पत्रिकाएं थी हिंदी में कि हंस पत्रिका है, धर्मयुग पत्रिका है। अभी फिलहाल में आप देखेंगे तो साइकिल पत्रिका जो है काफी पढ़ी जा रही है। तो ये सब पत्रिकाएं थी। हंस को राजेंद्र यादव ने पुनर्जीवित किया एक तरीके से। तो उनकी बात करना भी, उनका मतलब संदर्भ देना जरूरी है। और जैनेंद्र कुमार उनके काफी अच्छे हमें लगता है दोस्त है, क्योंकि उनके लास्ट राइट्स के टाइम जैनेंद्र कुमार थे वहां पे। इवन उनके मरने से पहले भी आई थिंक वहां पे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे जैनेंद्र कुमार थे, प्रेजेंट थे। प्रेमचंद के जीवन से जुड़ा हुआ स्वाभिमान पे हम बात कर रहे थे कि वैसे कई उदाहरण है कि एक बार कलेक्टर के घर में उनकी गाय घुस गई थी, तो कलेक्टर ने बोला मैं इसको गोली मार दूंगा। प्रेमचंद, अरे कैसे मार दोगे गोली, है ऐसे। तो लेकिन एक चीज़ और है जो ज़रूरी है कि प्रेमचंद एक दिन पहले एक इन्विजिलेटर के साथ थे जो कि इंस्पेक्टर था, और वो उनके स्कूल में आया था इंस्पेक्ट करने। अगले दिन जब वही व्यक्ति जा रहा था सामने से अपनी गाड़ी से तो प्रेमचंद बैठे थे मस्त अपना अखबार पढ़ रहे हैं, हाँ बढ़िया। वो निकले और उन्होंने उसको नज़रअंदाज करते हुए अपना अखबार पढ़ना जारी रखा। वो गया, उसका जो साथ में एक सिपाही था वो आया उनके पास में, बोला अरे, तो वो साहब आई क्यों कि साहब अभी निकले, तुमने नमस्कार नहीं किया। तो प्रेमचंद ने कहा कि अरे भैया, मैं काम करने आता हूँ तो स्कूल तक सीमित है वो, घर पे मैं अपने घर का राजा हूँ। तो ये भी एक स्वाभिमान था जो आजकल के समय में हम देख पाते हैं कि बहुत कम हो रहा है, और सिर्फ कलाकारों में नहीं, हर एक क्षेत्र में कम हो रहा है। मतलब कलाकारों का इसलिए ज्यादा आपको नजर आता है क्योंकि वो सामने दिखता है, उनकी कलाएं आपको, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो। बिल्कुल। तो वो वही बात है ना कि आजकल इंसान खुद को एक रिप्रेजेंटेटिव वे में प्रेजेंट कर रहा है, तो वो उसी वजह से हो जाता है। और मुझको लगता है कि इसमें थोड़ा सा कमर्शियलाइजेशन भी है। इट्स लाइक तो क्या ये कारण है कि जैसे प्रेमचंद ने अपने स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं किया, इसीलिए गरीब रह गए? क्या ये कारण है कि वो गरीब रहे? हाँ, आई थिंक वो ये बात देखिए, एक ये बहुआयामी बात है। इसका एक आयाम ये ज़रूर होगा कि उन्होंने अपने स्वाभिमान से वो नहीं हटे। तो क्योंकि आई थिंक वो लिखने, एक राइटर है अगर, आई थिंक 2 टाइप के राइटर होते हैं। एक जो खुद का लिखता है, एक
एक वो लिखता है जो बिकता है। तो आई थिंक अगर वो उस टाइम थोड़ा सा लिख देते, वो क्या नाम, भारत के आंदोलनों पे ना लिखते हैं, क्रांतिकारी चीज़ें ना लिखते हैं, ठीक है, अगर वो उस टाइम वो चीज़ लिख देते जो अंग्रेज़ों को प्लीज़ कर रही है, तो आई थिंक वो हाँ बहुत अच्छे पैसे बना सकते थे उस चीज़ से। बट उन्होंने वो चीज़ नहीं किया। तो उन्होंने वो लिखा जो वो लिखना चाहते थे, ना कि वो लिखा जो बिकता था। जो तब से लेके आज तक, और आई थिंक जब तक चीज़ें रहेंगी वो तब तक ये चीज़ एक रहेगी कि ये दो टाइप का होता है। एक वो लिखने वाला होता है जो खुद का लिखता है, एक वो लिखने वाला होता है जो वो लिखता है जो बिकता है। तो एक तो ये आयाम ज़रूर ही रहा होगा इसका। और दूसरा कि हाँ, वही बात है कि आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रहे थे, तो उन्हें दबाने की कोशिश करी ही गई होगी। वो तो उनकी उनका उनकी पहला गेट कहानी कीपिंग संग्रह आया था तो अंग्रेजों ने उन पे रोक लगा दी। हाँ, सोजे प्रतियां वतन। जला दी थी और बहुत ये सब करा अरे गया उनका था। नाम तक छूट गया था यार। मतलब मतलब कि नाम वो की कहानी तो नवाब राय। दर्शकों को प्रेमचंद जी के नामों की कहानी बताते हैं, कितने नाम रहे। हाँ, प्रेमचंद ने सोजे वतन जब लिखा तब नवाब राय नाम से लिख रहे थे, और वो जैसे ही पढ़ा लोगों ने, मतलब अंग्रेजों ने, उन्होंने कहा अगर ये जाएगा लोगों के बीच में तो ये विद्रोह हो जाएगा, पैदा कर सकता है। इससे जुड़ती हुई चीज अस्तित्ववाद में भी देख सकते हैं। फ्रांस में जो था, सार्त्र ने, जीन पॉल सार्त्र ने एक कहानी गढ़ी थी एक वॉशर वुमेन की, कि जिसने जब दूसरे देश से, शायद जर्मनी से जब लोग आ रहे थे, सैनिक आ रहे थे, तो वो फ्रांस के लिए लड़ी और उसने अंतिम सांस तक लड़ी और उसने उनको अंदर नहीं घुसने दिया। तो ये कहानी गढ़ी थी, ये काल्पनिक कहानी थी, लेकिन इससे फ्रांस में एक लहर उठ गई और हर एक आदमी ईश्वर के बजाय खुद को मुख्य देखने लगा कि अच्छा मैं हूँ जो सब चला रहा है, ना कि ईश्वर, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, ईश्वर ठीक नहीं करेगा। बहरहाल सोजे वतन को तो फिर इस वजह से उनने वो कर दिया कि उसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली और उन पर बैन लगा दिया कि आप नहीं लिख सकते। नवाब राय के नाम से वो तब लिखते थे। तो उसके बाद में उन्होंने जैनेंद्र को पत्र लिखा था कि अब नवाब राय तो कुछ दिन के लिए बंद हो गए हैं, तो अब नहीं लिख पाएंगे। तो फिर उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया, और प्रेमचंद नाम उनको दिया था दया नारायण निगम, एक उनके दोस्त थे, उन्होंने दिया था। और ये भी हमने कहीं पढ़ा था कि दो लोग लिखते थे, तो एक मुंशी थे, एक प्रेमचंद हाँ, थे, ये और भी अलग बाद में अलग वो है। दोनों लोग बाद में लोगों ने उसको मर्ज कर दिया, मर्ज क्योंकि वो करने संपादक समूह जो था उसमें दो लोग थे, एक मुंशी जी और एक और एक प्रेमचंद, ऐसा मैंने प्रेमचंद। सुना है। तो ये था। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और पता है कि अज्ञे का नाम प्रेमचंद ने दिया था। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो इट्स रियली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उनका नाम था, और अज्ञे उनने जोड़ा। अज्ञे को खुद अपना वो नाम अच्छा नहीं लगता था, बहुत पेन नेम। एक तो इतना हाँ, इतना बड़ा नाम पहले से, और फिर अज्ञे, ये क्या नाम है। तो उन्होंने पहले तो थोड़ा विरोध किया, लेकिन क्योंकि वो ये था कि जब वो भेज रहे थे तो अपना नाम नहीं लिख सकते थे, और प्रेमचंद उसको छाप रहे थे, तो उन्होंने उस नजरिए से अज्ञात, अज्ञे वैसे लिखा। अब आज मैं अपना नाम, इतने पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, गुमनाम शायर, हाँ, या अज्ञात शायर, या गुमनाम पोएट। गुमनाम तो बहुत, अरे यार गुमनाम ठीक है भाई, कुछ शब्दों को छोड़ दो, बख्श दो, अभी बहुत हो गया। बहुत उन पे ज्यादा, लाइक एक अगर कोई बनाता है तो फल नाम राइट्स, ये राइट्स अपने नाम के आगे लगा देता है। हाँ। मेरा मानना अगर यार लेखक हो, क्रिएटिव कुछ सोचो, कुछ रेबेलियस करो। आई थिंक एग्री टू डिसएग्री। हाँ वही है, मतलब मैं इससे डिसएग्री भी कर सकता हूँ, एग्री भी कर सकता हूँ। ठीक है कि नाम के नाम में क्या इंस्टाग्राम रखा पे है? तो क्योंकि भैया रीच के लिए आदमी को राइट्स वगैरह लगाना पड़ जाता है, कि आदमी को समझ आ जाए कि हाँ ये लिखता विकता कुछ है। फिर वहीं पे फिर वही बात आती है कि अपना लिखने वाला और जो बिकता है वो लिखने वाला। इसमें ये है ना कि एक तो है कि आप बेचना चाहते नहीं, दूसरा है कि आपका बिक नहीं रहा है। क्या बात है। और एक और तीसरा आयाम है कि वो समय से आगे की चीज है, तो फिलहाल नहीं बिक रही है, लेकिन ये बिकेगी, उसकी गुणवत्ता नहीं दिखाती कि ये बिक नहीं सकती। और बिकने से हम बाजारवाद में नहीं घुस रहे, हम बस उसके घर घर पहुंचने तक की बात एक तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये बिकने से ऐसा लगने लगेगा कि इससे कोई प्रॉफिट बना रहा है और ये बिजनेस है, उस सब चीज़ों से नहीं। लिटरेचर उससे अलग है। हम उस पर अब बात कर सकते हैं कि कैसे कमर्शलाइजेशन, हाँ, तो बिकने से ही वो चीज़ उठती है कि जो आजकल पोएट्री वर्ल्ड, राइटिंग वर्ल्ड में जो कमर्शलाइजेशन आ रहा है। मेरा इसमें ऐसा मानना है कि
एक जो छवि बनाई जाती है राइटर की ना, कि झोला पकड़े हो, टांगे हो, कुर्ता पैजामा पहने हो और गरीब हो। क्यों हो गरीब? सिगरेट क्यों हो हो गरीब? एक हाँ, हाथ में, हाँ, वो भी जरूरी कि है। क्यों हो गरीब? तो मैं आपको बताता हूँ कि इट्स लाइक आप ऐसे ऑडियंस क्या है, मतलब उन्होंने देख लिया आपके पास टैलेंट है, ओके वेरी गुड, और ये है वो है, और अगर आप उस टैलेंट से पैसा कमा रहे हो तो कह रहे अरे यार इस पैसे में घुस गया, ये भी अपना टैलेंट भूल रहा है, अरे यार इसका, वो आपकी कला को उस नज़रिए से जज करने हाँ। लगेंगे, एंड इट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये बहुत बड़े बड़े लेखकों के साथ हाँ। भी हुआ है। मनोहर श्याम जोशी एक लेखक थे, कसब के कसब कसब। उन्होंने लिखी है। हमजाद एक उनका उपन्यास है। उनकी कहानियां हैं कुछ, जैसे कि एक कहानी है उसका बिस्तर। गरीबी को समझने के लिए कुछ एक कहानी है जो आप पढ़ सकते हैं। शानी की एक कहानी है नंगे, पढ़ सकते हैं। इनकी कहानी है, मनोहर श्याम जोशी की कहानी है उसका बिस्तर, वो पढ़ सकते हैं। स्वदेश दीपक की एक कहानी है महामारी, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो वो पढ़ सकते हैं। शानी की ज़्यादातर कहानियाँ गरीबी को बहुत अच्छा। अच्छे से बताती हैं, जिन्हें पढ़ा जा सकता है। हम वो जो बोल रहे थे ना कि बहुत सारे राइटर्स को साथ ऐसा हुआ है, मतलब मैं उस पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, सॉरी उस संस्था का, बट जब उदय जी ने लिखना चालू किया, उदय प्रकाश जी मेरे बहुत ही फेवरेट लेखक हैं, तो जब उन्होंने पैसा कमाना चालू किया तो ऐसा बताया जाता है कि जो वो लोग थे उन लोगों ने उनको दरकिनार कर दिया कि पैसे कैसे कमा सकते हो। और पता नहीं पैसे से उस इतना, आई और थिंक पैसा कमाया भी, अगर आदमी उतना पैसा कमाए जितने में उसका घर चल रहा है, वो खाना वाना खा पा रहा है, किताबें खरीद पा रहा है, तो उतना पर्याप्त है। वो ऐसा ना हो, मतलब एकदम, खैर ये गलत बात गलत है। है, आई थिंक मतलब इसको डिफेंड करने में मुझे 10-15 मिनट लगेंगे, इस वजह से इसको छोड़ देता हूँ। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, किसी राइटर को मतलब मेरे दोस्त हैं विनय भाई, तो उन्होंने कहा कि राइटर मैं बहुत सहमत हूँ उस बात से कि राइटर लिख रहा है, ठीक है, कोई कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि वायलेंस क्रिएट हो रहा है, लिख ही रहा है ना, सतही लिख रहा है, तो लिखने दो, पैसा कमा रहा है, कमाने दो। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ खराब लिखेंगे तो कुछ उसी के समानांतर होंगे जो बहुत अच्छा लिख रहे होंगे। तो हालांकि हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि ओके वो पैसा कमा रहा है और वो मतलब बहुत ज़्यादा कमा रहा है और वो लिख भी रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये भी मतलब मैंने भी फील करा है कि हाँ यार कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में तो अपने आर्ट को भी गिराए दे रहे हैं। यार ये लेकिन सब्जेक्टिव थिंग यार, मतलब किसी का एम हो कि वो उसके पास है कलम, वो लिख रहा है, लेकिन वो पैसा का, उसके पास वो कला है तो वो कमाना चाहता है। मतलब मेरी आकांक्षा अगर हो कि नहीं एक छोटा सा घर हो, इतना सा हो कि खाना हो जाए, उसकी आकांक्षा है कि दुनिया घूमे, तो सब्जेक्टिव थिंग है। मतलब मुझे नहीं तो एक्चुअली में उस चीज़ को हम एज ए पर्सन उस पर करेंगे, बट जब एज ए राइटर देख रहे हैं तो तब मेरे ख्याल से ये भी है कि हाँ हमें कुछ लोग मिल जाते हैं जो कमर्शलाइजेशन के चक्कर में नहीं कह सकते, हम केवल पैसा कमाने के चक्कर में नहीं। जैसे अगर मैं एक बात कहता हूँ कि इट्स लाइक व्यूज़, जैसे अगर इसे छोटे लेवल पे लाते हैं, समझने के लेवल पे, कि व्यूज़ के चक्कर, जैसे आजकल व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी करना, आर्ट को गिराना। अगर मैं जानता हूँ कि जैसे मैंने आजकल अपने बहुत दोस्तों को देखा है, इस टाइम से लोग बनारस जा रहे हैं तो जाएंगे, मणिकर्णिका घाट पे फोटो खिंचवाई और पीछे ये लिख दिया कि मोक्ष, और ये मोक्ष, और उन्हें नहीं पता, उन्हें लिटरली मोक्ष का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने हाँ लिख दिया ओके कूल बनने के लिए। अब अगर मैं मानता हूँ कि शिव मंगल सिंह सुमन ने कोई कविता कही जिसमें वो कह रहे हैं वो देखो गंगा की अविरल लहरें जहाँ पे वो अस्थियाँ जल रही हैं, और वहाँ पीछे एक ग्लिम्स में वो दिख गया मणिकर्णिका घाट, तो नहीं गलत है। लेकिन अगर मैं जाऊँ वहाँ पे और मैं वहाँ पे कविताएं पढ़ूँ और पीछे मेरी लाश जल रही हैं, तो इट इज़ वेरी, मेरे लिए तो इमोरल है। और वहाँ पे हम लोग, जैसे यहाँ पे क्या था, पैसे के लिए हम लोग आर्ट गिरा रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही है, व्यूज के लिए हम लोग मोरालिटी गिरा रहे हैं। दोनों समानांतर चीजें हैं, बहुत खराब चीज है ये। कम से कम अगर मैं वो चीज़ कर रहा हूँ तो वो उस पे हो। इट्स लाइक जैसे अगर मैंने कविता एक जो मेरी थी कि मैं अपनी उम्र से 5 साल बड़ा हूँ, तो उसके फर्स्ट स्टैंजा में जैसे
इंसान के जलने और मरने का क्रम बताया गया है, तो मैं वहाँ पे अगर वो चीज़ पढ़ दूँ वो कविता जाके, तो आई थिंक वो वहाँ पे काम करेगी। बट फिर भी मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरी मोरालिटी है। मैं सबकी मोरालिटी तो नहीं डिफाइन कर सकता हूँ, वो मेरी मोरालिटी है। लेकिन अगर हम मोरालिटी के ऊपर उठ के एक आर्ट की मोरालिटी देखें या आर्ट की रेलेवेंस भी देखें, तो मैं मणिकर्णिका घाट पे जा रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ कि ठीक है, मैं नरेश जी की पेड़ कविता पढ़े दे रहा हूँ, वो तो वहाँ बहुत एप्ट है। अब वहाँ मणिकर्णिका घाट पे अगर आप जाए किसी इलेक्ट्रिक दाह संस्कार केंद्र पे जाए, वहां जाके पढ़ना है तो भी ठीक है। तो अगर आप किसी पेड़ कटने वाली जगह पे जा रहे हैं, वहां पढ़ना है, वहां पे अगर आप जलती चिताओं को ना दिखा के आप जहाँ पे वो गट्ठर रखे जा रहे हैं लकड़ियों के, वहां पे जाके कर रहे हैं तो ज्यादा ठीक है। बट अगर आपको पता है कि नहीं यार इससे तो वो होगा, इससे रिटेंशन होगा, तो वो कर रहे हैं, तो आप वो दोनों समानांतर बातें हैं कि व्यूज के लिए मोरालिटी गिराना और पैसे के लिए आर्ट को गिराना। एक गिरने के भी स्तर हैं। मुझे नरेश जी की कविता याद है कि चीजों के गिरने के नियम होते हैं, आदमी के गिरने के नहीं होते, ऐसा कुछ कविता है, बड़ी अच्छी कविता है। हालांकि नो ऑफेंस, कोई पर्सनल वो ना ले, तो रैपिड फायर अब आप वो कीजिए उसका कि कैसे अब रैपिड फायर होगा, क्या होगा, उसमें क्या मिलेगा यार। ये तो मैं तब से बना मेरी जिंदगी पे अभी तक यार 2 लेयर बना लिया हूँ। तो मैं प्रश्न पूछूंगा, ये 2 व्यक्ति, तो हम दोनों यहाँ बैठ जाएं या ऐसे ही रहें? मैं बैठ जाऊँ बीच में? हाँ आ जाओ। अरे मैंने तो ये खराब कर दिया बनाने की जगह, मुझे आता नहीं है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। जिसको आंसर पता होगा वो बस आंसर बता देगा, ठीक है? होरी का सबसे बड़ा सपना? गाय। ओके, नाइस। ईदगाह में हामिद लेने क्या गया था? चिमटा। ठीक है, 1-1। घीसू माधव को काम से ज्यादा क्या पसंद? आलू। ओके। 2 बैलों की कथा के हीरो कौन है? नीलू पीलू। नहीं, हीरा और मोती। अरे यार। नीलू पीलू। ओ यस ओके, हीरा मोती, ओके हाँ। है ना। शतरंज के खिलाड़ी में किस खेल में इतना खो गए कि शतरंज। मैं सोच रहा था इतना ऑब्वियस आंसर नहीं होगा। निर्मला की शादी कितने साल में हुई थी? 18 नहीं, 16 होनी चाहिए थी। नहीं, 17 11 13 14 15। अरे बीच का ही था, ठीक है, ये इसका पॉइंट जाता है भैया। अरे यार शिट। तो कितना था हम लोग का? मेरा था 18 और आपका था 0। 2 पॉइंट्स कितने थे? 2 वही बोलो। 2 ठीक है। नहीं, मेरा एक एक्स्ट्रा था यार। नहीं, 3 था मेरा। प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट। ये किसका? कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट। इसका तुम्हारा था 3-2, है ना? माइन्यूट था, माइन्यूट एकदम, माइक्रोसेकंड्स। एंड इसके बाद है कि गोदान का प्रोटैगनिस्ट कौन? होरी। 4-2। अच्छा, इससे पहले भी बात कर रहे थे तो कह रहे थे धनिया, ये पॉइंट के लिए बहुत पॉइंट के लिए थोड़ा। एंड प्रेमचंद जी का असली नाम? धनपत श्रीवास्तव। हाँ, दोनों का था। 4-3। नहीं, इसे बहुत माइक्रोसेकंड में था मेरा, उससे पहले उपन्यास सम्राट। कहाँ जन्म हुआ उनका? बनारस। लमही। 5-3। लमही। एंड कब उनकी मृत्यु हुई? 1936। 5-4। उनका पहला पेन नेम क्या है? धनपत राय। नहीं, नवाब राय। हाँ, शाह नहीं था। नवाब राय। तो नवाब मेरे से जाने। अब ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं। नहीं, आखिरी क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो ये जीत बोला। अरे ऐसा ये तो कोई बात नहीं। रेडी? हाँ। प्रेमचंद जी का आखिरी उपन्यास क्या था? मंगलसूत्र। Let's go, मैं जीता। ये सभी ना। देखिए, विनर कोई भी हो, ये लोग बर्तन मुझसे ही धुलवाते हैं, ठीक है? धोने चाहिए यार, अच्छा काम है बर्तन। मैंने बर्तन धोते पुरुष। माइक्रोसेकंड से मंगलसूत्र और वो क्या नाम, उपन्यास बर्तन धोते पुरुष। तो आज का एपिसोड हम यहाँ खत्म कर सकते हैं यार। लेकिन हम ज्यादा, मेरा तो और विनोद कुमार शुक्ल पे भी बात करने का आज तो वो कल का है ना, कल है ना, कल करते हैं। अभी मेरे को कॉफी बनाना है यार, बर्तन धो लेना, कॉफी पी लेंगे थोड़ी सी। अरे ये यही ले जाएगा, तुम उठाओ। अच्छा, ओके, तुम उठाओ। मतलब ठीक है यार। इतना अत्याचार